हेलो साथियों, ये चीयर्स चॉइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज ही जुड़ते हैं आज के सेशन के ऊपर, जिसमें हम देखने जा रहे हैं एडवर्बियल क्लॉज। अब तक आपने विद एक्सरसाइज नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज पूरे कर लिए हैं। जो बेसिक्स उसके आपने कंप्लीट किए थे कि दोनों ही प्रकार के क्लोज, चाहे नाउन क्लोज हो चाहे एडजेक्टिव क्लोज हो। और आज हम जो देख रहे हैं एडवर्बियल क्लोज, ये तीनों ही क्लोज एक प्रकार के सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं जो किसी प्रिंसिपल क्लोज में जाके मिलते हैं। दोनों क्लोजेज, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट, चाहे वो नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या आज वाला एडवर्बियल क्लोज है, ये मिलकर के एक होल सेंटेंस जो बनाते हैं, वो कैसा सेंटेंस बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली यदि आइडेंटिफिकेशन आपको पूछी जाए, वो एक्सरसाइज में सबसे लास्ट में दूंगा। हालांकि उसका सेशन आपने फर्स्ट में देख लिया था, एक बेसिक वाला जो सेशन देखा था कि हाँ कौन सा कैसा क्या होता है, उसकी एक्सरसाइज लास्ट में इसलिए देखेंगे कि अब तक जब हम वो एक्सरसाइज देखेंगे उस समय तक, तब तक ऑलरेडी हमारा नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज ये इतने अच्छे से क्लियर होंगे कि वाकई देखते ही आप पता लगा लोगे, अच्छा ये एडवर्बियल क्लोज है, ये एडजेक्टिव क्लोज है, ये नाउन क्लोज है, ये सेंटेंस 101% कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उस विश्वास के साथ उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। उसके लिए वो एक्सरसाइज सबसे लास्ट में ही आप अटेंड कीजिएगा। फिलहाल अपन बढ़ते हैं एडवर्बियल क्लोज के ऊपर। ठीक है, चलिए, आपने जो बातें देखी थी कि चाहे नाउन क्लोज हो, चाहे एडजेक्टिव क्लोज हो, चाहे एडवर्बियल क्लोज हो, इनको जब प्रिंसिपल क्लोज के साथ जोड़ा जाता है तो बीच में दोनों को जोड़ने वाला योजक शब्द यानी कंजंक्शन, जिसको आप पंडित जी कह करके इंडिकेट करते आ रहे हैं, वो 101% आएगा। मतलब ये कि नाउन क्लोज में आने वाले कंजंक्शंस आपने देख लिए, एडजेक्टिव क्लोज में आने वाले देख लिए, और अब यदि हम एडवर्बियल क्लोज में आने वाले कंजंक्शंस को देख लेते हैं तो हमारा एडवर्बियल क्लोज तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे के पूरक हैं। जो आपके कौन कौन से? कंजंक्शन हो गया और क्लोज हो गया, एंड देन एक सिंथेसिस का जो टॉपिक होगा, ये सारे। तो हम अपने एडवर्बियल क्लोज बनाने वाले कंजंक्शंस की तरफ बढ़े उससे पहले एक चीज थोड़ा सा यूं 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 हिंट के नाम पर तैयार कर लीजिए। टाइप्रे, टाई पी आर ई री, टाइप्रे, टाई अलग है, पी, टाइप्रे, सी ट्रिपल सी, टाइप्रे ट्रिपल सी, रिजल्ट पर मैन। सर ये क्या बला है, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल एकदम अंगुली पे कर लीजिए एडवर्बियल क्लोज, टाइप्रे, सी, रिजल्ट पर मैन। बात ये यदि तैयार है तो अब हम बढ़ते हैं उन कंजंक्शंस की तरफ जो एक क्लोज को एडवर्बियल क्लोज बनाता है, और उसमें सबसे पहला कंजंक्शन हम लेते हैं टाइप्रे। और जब ये टाइप्रे की क्या बीमारी, इस पर लेते हैं। देखो, टाई स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी कंजंक्शन होते हैं, चाहे वो व्हेन है, चाहे वो व्हेनेवर है, चाहे वो व्हाइल है, चाहे वो टिल है, चाहे वो अनटिल है, चाहे वो आफ्टर या बिफोर का यूज है, चाहे वो सिंस, एज, फॉर का यूज है, चाहे वो एज सुन एज है, चाहे नो सूनर देन है, या हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, बाय द टाइम। ये सारे प्रकार के जो कंजंक्शन है, अपन आज के सेशन में इनका एक एक का यूज देखेंगे। एक जनरल नॉलेज कि इनके साथ यदि वाक्य जुड़ रहा है, एडवर्बियल क्लोज होगा और पूरा सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सो टाई प्रे के अंदर टाई स्टैंड्स फॉर टाइम, पी स्टैंड्स फॉर प्ले। आप देख रहे हैं कि प्लेस के अंदर स्थान के लिए वेयर और वेरेवर, वेयर के लिए तो आप सर एडजेक्टिव क्लोज में भी देख के आए हो, लेकिन वहां अंतर क्या था वो आज के सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक नाउन दिया हुआ होता था, एक स्थान दिया हुआ होता था जयपुर, और नाउन के आगे वेयर जुड़ा रहता था। ये वेयर एडवर्ब जब बनता है तो डायरेक्टली वर्ब पर अप्लाई होगा। कैसे, देखते हैं ना। अभी एक कंक्लूजन, टाइप्रे एंड रे स्टैंड्स फॉर रीजन। आर ई जो था वो स्टैंड्स फॉर रीजन, जहां कारण बताया जाता है। बिकॉज इनका सबका मास्टर होता है। जैसे बिकॉज काम में लिया जाता है, वैसे एज, सिंस और फॉर भी काम में लिया जा सकता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एट द प्लेस ऑफ बिकॉज वी कैन यूज, इसी के स्थान पर हम काम में ले सकते हैं एज या सिंस या फॉर। तो टाइप्रे के अंदर जो कंजंक्शंस आए, अब बारी आती है इनको एक एक को ऑपरेट करने की। करें तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन और व्हेनेवर की।
देखिए व्हेन और व्हेनेवर का क्या सीन रहता है, व्हेन जब, और व्हेनेवर जब कभी। ये एक एक्शन को किस तरीके से जोड़ते हैं देखना। एक वाक्य है आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। और दूसरा वाक्य कहता है कि आई मेट मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा से मिला। तो आप अपने आप में देख लीजिए जब के अर्थ में कैसे जुड़ सकता है। जब पहले वाला काम हुआ तो दूसरा ये काम भी हुआ, एक तो जुड़ता है इस प्रकार का वाक्य। तो आप ऐसे वाक्यों में कह देते हैं कि व्हेन आई वेंट टू मार्केट, जब मैं बाजार गया, आई मेट मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा से मिला। एडवर्बियल क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों बनता है देखना, क्योंकि जब आप इसको व्हेन से जोड़ते हो व्हेन आई वेंट टू मार्केट, अपने आप के अंदर ये दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देगा कि यार कुछ अधूरा है ना। व्हेन आई वेंट टू मार्केट, जब मैं बाजार गया तो मैं मिस्टर शर्मा से मिला। ये बात जब तक नहीं आएगी तब तक इसका अर्थ पूरा नहीं निकलेगा। इसीलिए तो ये डिपेंडेंट क्लोज बनते हैं। जितने भी, चाहे वो नाउन क्लोज है, चाहे एडजेक्टिव क्लोज, चाहे एडवर्बियल क्लोज, ये सारे डिपेंडेंट क्लोज बनते हैं। क्यों? ये अपना इंडिपेंडेंट अर्थ रखते ही नहीं। आप देख लीजिए वाक्य को बोल के। तो व्हेन आई वेंट टू मार्केट आई मेट मिस्टर शर्मा, इस प्रकार से इसका जोड़ना बनता है। व्हेन ऐसी कंडीशंस को भी जोड़ता है, व्हेन ऐसी कंडीशन को भी जोड़ता है जिसके अंदर क्या हो, मान लो पहला वाक्य तो यही है क्या कि आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। दूसरी तरफ एक और कोई एक्शन कंटिन्यू हो रही होती है, ठीक है, क्या, ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क। तो ये वाक्य कह रहा है कि जिस समय ये एक्शन हुई व्हेन आई वेंट टू मार्केट, सेकेंड साइड एक्शन ये हो रही थी, ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क। तो वाक्य जोड़ करके हम बनाएंगे कि व्हेन आई वेंट टू मार्केट, व्हेन आई वेंट टू मार्केट, कंटिन्यूअसली अगला वाक्य आ जाएगा ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, he was playing in the park। तो when दूसरा इस तरह के से भी वाक्यों को जोड़ता है जिसमें when के साथ एक एक्शन हुई तो दूसरी तरफ दूसरी कोई एक्शन हो रही थी। ठीक है, whenever का क्या सीन होता है, whenever के अंदर होता है when यानी टाइम प्लस एवरी का सेंस, एवरी टाइम। एवरी टाइम कैसे, उसके लिए आ जाइए देखना। he went to his village, वह अपने गांव जाता था, वह अपने गांव जाता था। एवरी टाइम, हर समय। he met, वह मिलता था, किससे, हर समय वह मिलता था, किससे, his old friends, अपने पुराने मित्रों से। तो अब आप देख लीजिए जब कभी का सेंस, जब कभी का सेंस कि जब कभी वह अपने दोस्तों से मिलता था तब वह गांव जाता था, या फिर जब कभी वह गांव जाता था तो अपने दोस्तों से मिलता। ठीक है, ये फर्स्ट जो एक्शन होगी उसके साथ ये आपका व्हेन और व्हेनेवर जोड़ा जाएगा। तो हम ये नहीं कहेंगे, हालांकि एवरी टाइम यहां है कि हर बार वह अपने दोस्तों से वो गांव जाता था, हर बार दोस्तों से मिलता था। तो हम कहेंगे कि जब कभी वह गांव जाता था, न कि जब कभी वह दोस्तों से मिलता था तो गांव जाता था ना। जब कभी वह गांव जाता था तो इसके साथ आप ऐड कर दीजिए क्या, कि whenever he went to his village, जब कभी वह अपने गांव जाता था, he met, वह मिलता था, his old friends। ये भी वही रोल है, ये भी वही रोल है जो आपका व्हेन था। इसको सीधा एवरी प्लस टाइम का सेंस है ना, इसलिए व्हेन एवर ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप यहाँ व्हेन सीधा भी करते हैं तो वाक्य गलत नहीं कि व्हेन ही वेंट टू हिज विलेज, जब वह गांव जाता था, ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। यहां भी ये वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो आपने देखा व्हेन, व्हेनेवर। अब इसके साथ में एक सीन यहां व्हाइल का भी देख लिया जाए, व्हेन के साथ में इसका व्हाइल का। अब ये व्हाइल का क्या सीन रह जाता है? व्हाइल का सीन ये रहता है कि अभी आपने देखा व्हेन के साथ एक एक्शन हुई कि जब मैं बाजार गया, ठीक है, और दूसरी तरफ एक एक्शन कंटिन्यू हो रही थी वे वाली। तो व्हाइल जो आता है वो व्हेन का ही भाई है। बस व्हाइल ये कहता साहब, व्हाइल ही वाज प्लेइंग इन द पार्क, जिस समय वह पार्क में खेल रहा था ना, आई पास्ड द पार्क, में पार्क से गुजरा। आई वेंट टू मार्केट, उस समय मैं बाजार गया। आई सा हिम, मैंने उसको देखा। यानी जो प्रोग्रेसिव टेंस बन रहा है ना, इसके साथ आपका व्हाइल लगता है और सेकंड साइड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वाक्य यूं बन सकता है। देखो ये एक वाक्य आ गया कि आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे फोन किया। ठीक है, तो चलिए जी, आपको डायरेक्टली यदि जोड़ने के लिए कह दिया जाए तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? अंदाजा लगा करके भी आप पता लगा लोगे कि सर एक तो व्हेन से जोड़ सकते हैं। जब व्हेन से जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि व्हेन ही कॉल्ड मी, व्हेन ही कॉल्ड मी, जिस समय उसने मुझे फोन किया तब क्या हो रहा था? तब आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, द न्यूज। यदि इसी को आप व्हाइल से जोड़ो तो आप कहोगे कि ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी किस समय? व्हाइल, जिस समय की आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर। ओके, तो व्हेन और व्हाइल के सीन में जो ध्यान रखने वाली बात रही वो क्या रही? देखो व्हेन के साथ अब अंतिम कंक्लूजन अपन पहले 3 कंजंक्शन का कर रहे हैं। व्हेन और व्हेनेवर का सीन तो सेम सा है, व्हेन और व्हाइल का जो डिफरेंस है उस पर बात कर लीजिए, क्योंकि गैप फिलिंग के यदि वाक्य बनते हैं उनमें आपको व्हेन लगाना है कि व्हाइल लगाना है, इसके ऊपर आपको वाक्य में हिंट क्या मिलेगा? व्हेन के साथ V2 रहेगा। ओके, सेकंड साइड सबसे प्राथमिक तो V1 प्लस ING का सेंस रहेगा, वाज वर ING के साथ, और व्हाइल के साथ वाज वर ING वाला सेंस रहेगा, और सेकंड साइड क्या रहेगा? V2 रहेगा। ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं है यही हो, इसका सेकंड सेंस ये होता है कि दोनों तरफ भी V2 हो सकता है और दोनों तरफ भी V1 ING हो सकता है। दोनों तरफ ये भी हो सकता है, दोनों तरफ प्रोग्रेसिव भी हो सकता है कि व्हेन ही वॉज रीडिंग, जिस समय वह पढ़ रहा था, आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, मैं कैसे लिख रहा था। दो पैरेलल एक्शन कंटिन्यू चलती, वहां भी व्हेन और व्हाइल एक दूसरे की पूर्ति कर सकते हैं। व्हेन भी आ सकता है, व्हाइल भी आ सकता है। यानी एक बात आप ये परमानेंट देख लीजिए कि व्हेन के साथ चाहे एक एक्शन हुई या हो रही थी, उस समय दूसरी कोई एक्शन हुई या हो रही थी। ठीक है, अब ये जो बात है ये आपकी गैप फिलिंग में हेल्प कैसे करेगी देखना। पहले प्रकार से तो ये कि he came to me, he came to me, I was sleeping, एक वाक्य, और आपको कह दिया सुटेबल कंजंक्शन भरो। दूसरा, यदि यही वाक्य यूं है कि he came to me, he came to me blank, I was sleeping। अब यदि इनमें आपको कंजंक्शन भरने को कहा जाए तो पहली बात तो आपके ऑप्शंस के अंदर व्हेन और व्हाइल दोनों में से एक ही दिया रहेगा, दोनों में से एक ही दिया रहेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से एक दूसरे में आ सकते हैं। बट हम उसी स्थिति की भी बात कर रहे हैं कि इन केस यदि दोनों भी हैं तो हमें प्राथमिकता किस हिसाब से रखनी है कि व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, यानी ये वाक्य तो हुआ व्हेन का और सेकंड साइड वाज वर ING आ रहा है, लेकिन व्हाइल के साथ वाज वर ING, व्हाइल के साथ वाले इस क्लॉज के अंदर, साथ से मतलब इसके साथ वाले क्लॉज में, साथ से मतलब इसके साथ वाले क्लॉज में। ठीक है, और सेकंड साइड अपने आप ही होगी। ठीक है,
अब ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर क्या हम व्हाइल वाला क्लॉज यही बनाए, बिल्कुल नहीं, आप इसको शुरू में भी रख सकते हो। व्हाइल आई वाज स्लीपिंग ही केम टू मी, जिस समय कि मैं सो रहा था वह मेरे पास आया। ओके, तो ये तो रहा आपका सबसे पहला क्या, व्हेन और व्हाइल का सीन। क्लियर? टाइम के अंदर आपने अभी तक देखा व्हेन, व्हेनेवर और व्हाइल। अब बात करते हैं बहुत ही एक विशेष आपका एक कंजंक्शन बनता है, कौन से वाला, दिस वन, टिल और अंटिल। आ जाइए, अब बारी आती इन कंजंक्शंस को देखने की। हालांकि ये दोनों जो है ना, ये आप कंजंक्शन के अंदर भी देखेंगे, लेकिन मैं यहीं पर इसको डिटेल में लेके चल रहा हूं कि विद सॉल्यूशन विद कंजंक्शन की एक्सरसाइज आप यहीं पर देख लें कि कंजंक्शन भी भरा जाए तो कैसे भरा जाएगा, और यदि दो वाक्यों को जोड़ा जाए तो इनसे कैसा जोड़ा जाएगा। देखिए, इन दोनों का ही मतलब होता है तक। अंतर देखना बहुत अच्छे, ये दोनों कंजंक्शन बनते हैं, ये दोनों प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होते हैं। इनके पैरेलल कौन कौन से यूज होते हैं, इन सब की बात यहां हम करेंगे। तो तक का जो सेंस होता है ना, ये तक का सेंस टिल और अंटिल देते हैं। टिल और अंटिल के अलावा कौन कौन देते हैं, टिल और अंटिल के अलावा देते हैं बाय द टाइम, जो कि इसी टाइम के अंदर आपका एक कंजंक्शन के रूप में यूज लिया जाता है, बाय द टाइम। इसी तक के अर्थ में काम में लिया जाता है अप टू तक। तो इन सभी का अंतर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं जनरल अप टू से। ये जो तक होता है, ये तक एक तो बताता है दूरी, दूरी कि मैं बाजार तक गया, आई वेंट अप टू मार्केट। मैं 5 किलोमीटर तक गया, आई वेंट अप टू 5 किलोमीटर। मैं 5 किलोमीटर तक उसके साथ गया, आई वेंट अप टू 5 किलोमीटर विद हर, उसके साथ अप टू 5 किलोमीटर। दूरी के लिए कतई टिल और अंटिल नहीं आता है, दूरी के लिए कतई बाय द टाइम नहीं आता है। दूरी के लिए तो आप क्या काम में लोगे, अप टू काम में लोगे। यहां अप टू क्या बना, यहां अप टू एक प्रेपोजिशन बना, कोई कंजंक्शन नहीं बना है। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक प्रेपोजिशन। ठीक है, तो सर प्रेपोजिशन यहां क्यों देख रहे हैं भाई, प्रेपोजिशन यहां इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यदि आप दी अचीवर्स चॉइस के प्लेटफॉर्म पर आए हो तो कहीं ना कहीं उस उम्मीद के साथ कि नॉट ओनली एक जनरल लर्निंग बट आल्सो वी विल लर्न हियर स्पेशल थिंग। हर बात के अंदर उससे जुड़ी हुई बहुत विशेष बातों को आप यहाँ कवर करेंगे, तो एक होल मटेरियल यहाँ पर आपको दिया जाएगा उससे रिलेटेड। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा इस प्रेपोजिशन के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं, और हम यहाँ इनको बात ये भी करेंगे कि टिल अनटिल भी प्रेपोजिशन की तरह यूज होते हैं, ये भी प्रेपोजिशन भी होते हैं, दोनों काम करते हैं, प्रेपोजिशन भी कंजंक्शन भी। ठीक है, एडवर्बियल क्लोज खाली कंजंक्शन का रूप होता है तभी बनता है, तो प्रेपोजिशन का रूल होता है तब तो जनरल वाक्य बनता है। अब प्रेपोजिशन का यूज इसलिए देखना जरूरी है यहां, जब आप सिंथेसिस में घुसोगे, जो कि वाक्य का एक बहुत बढ़िया लेवल का ऑपरेशन है, वहां पर प्रेपोजिशन का यूज होते ही तो वाक्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और कंजंक्शन का यूज होते ही वाक्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बात के ऊपर ही पूरा टॉपिक डिपेंड करता है, सिंथेसिस। इसलिए इस बात को थोड़ा सा देख के चलते हैं। ठीक है, आज का टारगेट लंबा नहीं, ओनली टाइप रे को ऑपरेट करेंगे, टाइम प्लेस रीजन। ठीक है, चलिए, तो दूरी के लिए हो गया। ओके सर, अब दूरी के बाद हम बात करते हैं कि साहब फिट फॉर, फिट फॉर क्या होता है, उपयुक्त। उपयुक्त, उपयुक्त तो होना किसी चीज के लिए, ठीक है, उसके लिए भी आप अप टू का प्रयोग करते हैं प्रेपोजिशन के लिए। जैसे मैं कहूं ही इज फिट फॉर दिस जॉब, तो ही इज अप टू दिस जॉब, ही इज अप टू दिस, आप नहीं बोलते अप टू डेट, ये आदमी तो अप टू डेट है। अप टू डेट का मतलब है डेट के अनुसार फिट है, आज की डेट में जैसा होना चाहिए वैसा है, अप टू डेट। अप टू डेट, वो अप टू प्लस डेट, और कोई नहीं है, यही प्रेपोजिशन है कि आज की डेट के अनुसार फिट है, उपयुक्त है, सही है। उपयुक्त के अर्थ में अप टू लगता है। ठीक है, देन आप आ जाइए अप टू का एक जो यूज और रहता है, क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया, अप टू, अप टू इसके लिए लगता है, अप टू इसके लगता है, अप टू इसके, ओके, चॉइस के लिए, चुनाव के लिए भी अप टू काम में लिया जाए। तो चुनाव मतलब भाई ये बात तुम पर निर्भर है, तुम पर, तक के लिए तो ये खाली दूरी में ही काम में लिया जाता है, ठीक है, लेकिन तुम पर निर्भर है, नाउ इट इज अप टू यू।
व्हाट यू डिसाइड, आप क्या डिसाइड करते हैं, इट इज अप टू यू, ये आप पर बात निर्भर है, ठीक है। तो अप टू यू, चॉइस के लिए भी ये काम में लिया जाता है, ठीक है। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू, ये आप पर निर्भर है, वेदर यू गो और नॉट, आप जाते हो या नहीं, वेदर यू गो और नॉट, आप जाते हो या नहीं, ये वेदर यू गो और नॉट, ठीक है, आप जाते हो या नहीं, इट इज अप टू यू, ये बात आप पर निर्भर। तो एक तक के लिए अप टू लगा। बाई प्लस टाइम कब लगता है, जब ये टाइम फ्यूचर का होता है, फ्यूचर के टाइम में तक के लिए बाय द टाइम लगता है। कैसे देखना, प्रेपोजिशन का और कंजंक्शन का दोनों अलग अलग यूज कर रहा हूं, ये तो ओनली एंड ओनली प्रेपोजिशन होता है, ये प्रेपोजिशन भी बनेगा और कंजंक्शन भी बनेगा। मैं यहां एक बार इसका प्रेपोजिशन का यूज ले रहा हूं, इन सभी का इस स्लाइड में हम ओनली प्रेपोजिशन का यूज ले रहे हैं। ये ओनली प्रेपोजिशन ही होता है, कंजंक्शन तो होता ही नहीं। और ये जब कंजंक्शन होते हैं तब एक वाक्य को एडवर्बियल क्लोज बना करके और प्रिंसिपल क्लोज में जोड़ के पूरे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। ये हर एक बात जो मैं बोल रहा हूं, निश्चित रूप से यदि आप फर्स्ट टाइम क्लोज कंजंक्शन देख रहे हैं तो हो सकता है ये बात उलझी हुई लगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक दफा फिर से क्लोज जैसे ही कंप्लीट होते हैं, बीच में नहीं, जैसे ही कंप्लीट होते हैं 1-2 दिन का ब्रेक दे करके एक बार रीस्टडी वापस से क्लोज की स्टार्ट करना। बिकॉज रियली साथियों मैं आपको ये बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश जो मुझे पर्सनली लगता है, बिकॉज मैंने जब अपनी पर्सनल अपने ऊपर बात करूं, मैं भी एक ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूं, और जब ऐसे टॉपिक्स ऑपरेट किए उसके बाद कंपोजिशन की स्किल में जो सुधार आया उसको मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। और मैं चाहता हूं कि ये इंप्रूवमेंट हर एक अचीवर के अंदर हो, उसके लिए ऑपरेशन तोड़ करके हर तरीके से रखना बनता है। हाँ, आप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं हल्का सा, देन आई विल सजेस्ट जस्ट रिवाइज इट। आप दूसरी रिवीजन के अंदर निश्चित रूप से इसको बहुत अच्छा सा पकड़ लें, ठीक है। अभी भी लग रहा होगा कि हाँ पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। तो हम बाई बात कर रहे थे, बाई की प्रेपोजिशन के यूज आ जाइए। देखना, हमने कहा ये फ्यूचर का टाइम होता है, तो साहब फ्यूचर टाइम होता है, इस बात का पता कैसे चलता है, इस बात का पता चलता है कि वाक्य के अंदर विल हैव प्लस V3 वाला वाक्य दिया रहता है और उसके बाद यदि टाइम आता है वो टाइम बाई का ही टाइम। कैसे देखना, ही विल हैव रीच्ड, वह पहुंच चुका होगा ब्लैंक 5 PM, एक वाक्य। दूसरा वाक्य, ही वर्कड, उसने काम किया ब्लैंक 5 PM, दो वाक्य। इन दोनों में ही समय आ रहा है कि वह 5 बजे तक पहुंच चुका होगा, उसने 5 बजे तक काम किया। तो इस तक के अर्थ में क्या लगेगा, यदि फ्यूचर का सेंस है तो तक का सेंस देगा बाई, यहां अप टू नहीं देगा, यहां टिल अंटिल नहीं देगा। अच्छा, इसका एक प्रयोग तो रही गया अप टू का। अब जो बनता है ना एक, ये टाइम के लिए भी यूज में लिया जाता है, टाइम के लिए। अब टाइम का मतलब हो गया ना क्या, ये वाला। और ये दोनों जो होते हैं ये भी टाइम के लिए ही यूज लिए जाते हैं, यानी ये कि ये तो टाइम के लिए भी यूज लिया जाता है, टिल अंटिल टाइम के लिए ही यूज लिए जाते हैं। इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके पास इतने ऑप्शन और हैं अप टू के लिए। मतलब ये कि यदि इसमें हमने भरना हो तो फर्स्ट वन इज राइट अप टू, सेकेंड वन इज राइट टिल, थर्ड वन इज राइट अंटिल, तीनों बराबर सही, तीनों इक्वल सही हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। कई बार बोलने वाले कह देते हैं तक नहीं का सेंस अंटिल देता है, दे सकता है, नॉट की देता ही है, हाँ वो भी दे सकता है, जब तक कि नहीं वो आ जाता है। अंटिल ही कम्स, मैं काम स्टार्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टार्ट द वर्क। इसके अंदर अंटिल क्यों, टिल भी लग सकता है, आई विल नॉट स्टार्ट द वर्क टिल ही कम्स, जब तक कि वह आ जाए तब तक, वो पॉइंट नहीं आए ना तब तक मैं काम शुरू नहीं करूंगा। दोनों तरीके से लग सकता है, तो यहां ज्यादा उलझन की जरूरत नहीं है। ये ओनली तक का सेंस टाइम के लिए तीनों देते हैं, ये भी ये भी। अब ये जब इस अर्थ में लग रहे हैं तो आप देखो कोई क्लोज को थोड़ी जोड़ रहे हैं, ये तो टाइम के लिए लग रहे हैं। सभी में आपने देखा कोई क्लोज नहीं जुड़ रहा है,
क्लोज नहीं जुड़ रहा है, तो ये तो स्लाइड कंप्लीट की कंप्लीट ये है कि टिल, अनटिल, बाई प्लस टाइम और अप टू, ये चारों का प्रेपोजिशनल यूज है ये वाला। प्रेपोजिशनल यूज इसलिए समझ के रखना कि ये इन सभी का प्रयोग प्रेपोजिशन के साथ डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, ये बात आप सिंथेसिस में घुसते ही आपको फिर से जरूरत पड़ेगी। तो ये स्लाइड का सीन खाली है कि अच्छा ये तो प्रेपोजिशन का यूज, और प्रेपोजिशन ही आप समझ सकते हैं कि इसके आगे कोई क्लॉज, उपवाक्य जो अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट रखे, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो तक के अर्थ में हुए प्रेपोजिशन। ओके, अब हम बात करते हैं इनके अंदर टिल या अनटिल, दोनों का एक ही प्रकार का यूज होता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक टिल का प्रयोग किया जाता है, और अनटिल भी उसी सेंस के अंदर कि जब तक कि वो टाइम पीरियड नहीं आ जाता है तब तक यह एक्शन थी। 5 बजे आई, 5 बजे तक वह काम हुआ, जब तक 5 नहीं बज गई तब तक वो काम हुआ, बात तो एक ही है। तो इस सेंस में दोनों का सेंस एक ही बनता है, और इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। टिल की जगह अनटिल, अनटिल की जगह टिल लगाया जा सकता है, पहली बात। ओके, बाई प्लस टाइम क्लोज कब बनेगा? जब बाई द टाइम के आगे और एक क्लॉज जुड़ा हुआ रहे, पीछे एक क्लॉज जुड़ा रहे। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। देखना, मैं लिखता हूं कि मिस्टर शर्मा reached at 5 PM। मिस्टर शर्मा 5 बजे आए। ओके, आई वर्कड अप टू 5 PM। मैं 5 बजे तक मैंने काम किया। अब आप देखो दोनों में ही काम कितने बजे तक हुआ? 5 बजे तक। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके मैं ये कह सकता हूं कि मैंने काम किया, आई वर्कड। किस पॉइंट तक? यदि मैं ये कह देता हूं कि अप टू 5 PM, तब तो इस वाक्य को जोड़ा ही कहा मैंने, और ये अप टू का प्रयोग तो क्या हो गया? प्रेपोजिशन का प्रयोग हो गया, तो ऊपर ही किया हुआ पड़ा है, तो यहां पर क्लोज नहीं बना। अब मैं इसको क्लोज बनाता हूं, तो अब मुझे टिल की जरूरत पड़ेगी। मैंने काम किया कब तक? टिल या अनटिल, दोनों में से कोई सा भी लगाया जा सकता है। मिस्टर शर्मा रीच्ड, अब 5 बजे नहीं आएगा, ये लो ये सारा टाइम गायब हो गया। मिस्टर शर्मा रीच्ड, अब साहब मिस्टर शर्मा जब आए उस समय तक मैंने काम किया। देखो कितने क्लोज हो गए, एक क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया। दिस वन इज प्रिंसिपल क्लोज, दिस वन इज एडवर्बियल क्लोज। ये प्रयोग है जी आपके टिल और अनटिल का। ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने। अब यहां सर टिल लगाएंगे अनटिल दोनों से, क्लियर? आ जाओ इसी प्रकार का बाई का वाक्य। बाई वाले वाक्य में ध्यान रखना कि बाई द टाइम यदि आ रहा तो बाई द टाइम के आगे वाला जो क्लोज है ये तो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस में। क्यों होगा? ये ग्रामेटिकल टेंस की थोड़ी मेजर ऑपरेशन की बात है। वो टेंस का टॉपिक जब कभी बहुत अच्छे ऑपरेशन के साथ आपको पढ़ना हो तो अपना ग्रामर का एक कोर्स जो है वो यहाँ एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। होल ग्रामर जीरो टू टॉप, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आप जाते हैं जीरो टू टॉप, हर प्रकार के वाक्यों की एक्सप्लेनेशन, एक बहुत मजेदार और विद टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन, इतना नहला धुला करके डुबकियां लगा करके हर टॉपिक में से निकाला जाएगा जैसा कि आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। ठीक वो प्रोसेस होगी एवरी टॉपिक के लिए, चाहे आप कोई भी प्रकार का कोर्स ज्वाइन यहाँ करते हैं, है ना। चलिए फिलहाल आते हैं अपने बाई प्लस टाइम के, कि बाई प्लस टाइम के साथ वाला क्लोज फर्स्ट फॉर्म एससीएस में होगा। इस बात को विशेष ध्यान क्यों रखना अभी देखेंगे। और ये वाला जो क्लोज होगा ये किस में होगा? विल, हैव और V3 में। ये तो भी आपने देखा ही, ठीक है। देखना कैसे, एक वाक्य है मिस्टर आर्यन विल कम, आएंगे एट 5 बाई 5। अब समझ कि मिस्टर आर्यन 5 बजे तक, ये फ्यूचर का टाइम है, 5 बजे तक आएंगे। ओके, अब मैं कहता हूं कि आई विल
हैव फिनिश्ड, मैं पूरा कर चुका हूँगा, माई वर्क, मेरा काम, बाई 5 PM, मैं 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। अब ये देखो फ्यूचर का सेंस जब तक ले रहा है तक वाला, तो ये वाला तक का सेंस टिल अंटिल नहीं दे, हालांकि देते हो तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहां टिल अंटिल से पहले आपके पास एक बाई प्लस टाइम कंजंक्शन है, तो इसको आप बाई प्लस टाइम के साथ कैसे जोड़ेंगे? देखो बाई प्लस टाइम ये कहता है कि उस समय तक, तो मैं कहूंगा कि आई क्लोज विल हैव थर्ड, क्या काम पूरा हो चुका होगा? आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, कब तक? क्या मैं बाई 5 PM जोड़ दूं 5 बजे तक? सर ये तो प्रेपोजिशन का यूज हुआ, क्लोज कहां जुड़ा? बिल्कुल ठीक बात, इसलिए मैं कहूंगा क्या कि बाय द टाइम, कौन से समय तक? बाय द टाइम, गौर करना जिस विषय पर हमने यहां बात की थी वो पॉइंट आ रहा है कि बाई प्लस टाइम के साथ V1 SES बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, क्या बनेगा? क्योंकि कोई भी कंडीशनल जो होता है वो अपने साथ फ्यूचर टेंस नहीं लेता, फ्यूचर सिंपल लगना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल लेता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस लगना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेता है, फ्यूचर परफेक्ट लगना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट लेता है, ये प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देता है उसको। तो यहां बाय द टाइम मिस्टर आर्यन विल कम, देखो फ्यूचर सिंपल, विल कम, प्रेजेंट सिंपल, फर्स्ट फॉर्म एसईएस, ये फर्स्ट फॉर्म एसईएस इसीलिए होता है कि कंडीशनल के साथ जब ये क्लोज जोड़ोगे तो फ्यूचर नहीं आएगा, प्रेजेंट आएगा, इसलिए हमने इन शॉर्ट बात करी कि बाय प्लस टाइम के साथ वाले क्लोज में V1 S और ES। तो वाक्य हो गया बाय द टाइम मिस्टर आर्यन, बाय द टाइम मिस्टर आर्यन कम्स, ये वाक्य बनेगा विल कम नहीं, कम्स, बाय द टाइम मिस्टर आर्यन कम्स। ओके, तो यहां इन दोनों वाक्यों में आपने देखा टिल और अनटिल पास्ट और प्रेजेंट के लिए तक का अर्थ वाक्य जोड़ने के लिए काम में लिए जा सकते हैं, फ्यूचर में भी ले सकते हैं। ठीक है, टिल यहां भी लगाया जा सकता है कि टिल मिस्टर आर्यन कम्स गलत नहीं है, अनटिल मिस्टर आर्यन कम्स गलत नहीं है, लेकिन यही बात होगी क्या कि टिल और अनटिल और अप टू में क्या फर्क था कि अप टू यहां भी लगाया जा सकता है और टिल अनटिल तो यहां ही लगाया जा सकता है। वही बात है कि यहां फ्यूचर में भी वो लगाए जा सकते हैं टिल अनटिल, लेकिन बाई प्लस टाइम तो बेचारा फ्यूचर में ही लगाया जा सकता है, तो प्राथमिकता अपन बाई को यहां देंगे, और बाई प्लस टाइम यदि नहीं है, ठीक है, यहां खालिस्ताना टाइम दिया हो तो बाई द टाइम ही होगा, सीधा बाई मिस्टर आर्यन कम्स ये नहीं होगा, लेकिन पूरा ब्लैंक दे दिया इतना का इतना, कोई टाइम नहीं है, तब यहां आप टिल और अनटिल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो इस स्लाइड के साथ आप टिल अनटिल और बाई प्लस टाइम दोनों को ही देखते हैं, ये आपको किस किस तरीके से और पूछे जा सकते हैं देखना कि सिमरन विल रीच हियर, एक वाक्य, और दूसरा है सिमरन will have reached here blank the time you reach। ओके, देखते पता चल जाएगा, यदि पूरा खालिस्तान दिया हुआ है तो हम यहाँ टिल और अनटिल का ही प्रयोग करेंगे, भले ही फ्यूचर की बात है, लेकिन द टाइम के साथ है तो ये तो है ही है कि बेचारा बाय द टाइम। ठीक है, अगला भरिएगा कि सी वेटेड देयर, उसने वहां इंतजार किया, ब्लैंक हर फादर रीच्ड, उसके पिता पहुंचे, तब तक उस पॉइंट तक उसने वहां इंतजार किया। बताइए जी, अब आपको चाहे यहां पर ऑप्शन दे दे कि बाई भरो, टिल भरो, व्हेन भरो, एज भरो,
तो आप देख रहे हैं कि उसने वहां इंतजार किया कब तक, यहाँ तक का सेंस बन रहा है, और ये तक का सेंस दिए हुए ऑप्शंस में से टिल देगा, और ऑप्शंस नहीं दिए हुए रहे तो यहाँ अनटिल भी सही है, टिल भी सही है, एंड अप टू भी सही है। इसको सबसे लास्ट में रहना, अप टू हर फादर रीच, ये क्योंकि सीधा ओनली प्रेपोजिशन नहीं है तो क्लोज बन रहा है, तो इसको यहाँ ओमिट करेंगे, टिल और अनटिल में से ही यूज करेंगे। वो तो टाइम दिया रहे तब तक के अर्थ में वो भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये था जी आपका टिल और अनटिल। ओके, उम्मीद है यहां तक आप देखें तो आपने जो देख लिया है कंप्लीट वर्क, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, टिल, अनटिल, इसको आपने पूरा किया। बढ़ते हैं आगे, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज। चलिए, अब ये ज़्यादा टिपिकल वाले नहीं है, इनमें सबसे विशेष हार्डली वाले, यहाँ जाके थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो आते हैं, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट अपना आता है बिफोर और आफ्टर का यूज। बिफोर एंड आफ्टर, देखना कैसे यूज किए जाते हैं। दो एक्शन होती है, ओके, एक एक्शन परफेक्टली पूरी हो जाती है, ओके, तो दूसरी एक्शन किसी सिंपल टेंस के अंदर की जाती है। समझना, पास्ट के अंदर कोई काम पूरा हुआ तो पहले एक एक्शन परफेक्टली पूरी होगी और वो एक्शन रखी जाएगी बिफोर के पहले। पास्ट के अंदर हेड प्लस V3, आफ्टर के अंदर क्लोज जो जुड़ेगा उसके अंदर हेड प्लस V3 का क्लोज रखा जाएगा आगे। कैसे, इसकी डिटेल अभी थोड़ा सा अपन जस्ट 1 मिनट बाद आप पकड़ पाएंगे। दोनों में जो सेकंड साइड बच गई वो बच गई इस टेंस, इसकी सिंपल। यदि पास्ट की एक्शन होती है तो सिंपल V2 हो गया और V2 हो गया। ये एक्शन बनी किसके लिए, पास्ट के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जी इसकी कि ये किस प्रकार से जोड़ता है। पहली एक्शन आप देख रहे हो बिफोर और आफ्टर के लिए, दो एक्शन दी हुई रहती है, हमने बात करी कि ही रीच्ड टू स्टेशन, वह कहां पहुंची, स्टेशन पहुंची, और द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन तो जा चुकी। ठीक है, अब देखो जी, एक काम कंप्लीट हो चुका था, फिर दूसरा कोई काम हुआ, तो इसमें जो काम पहले पूरा हुआ है वो तो दिया हुआ है हेड प्लस V3। अब आपको यदि इन दोनों को जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप यदि बिफोर का प्रयोग करते हैं तो हेड प्लस V3 वाला वाक्य पहले रखो, फिर बिफोर, फिर V2 वाला वाक्य। आफ्टर का प्रयोग करते हो तो पहले V2 वाला वाक्य, आफ्टर हेड प्लस V3। कैसे, देखना, हेड प्लस V3 वाला वाक्य पहले ट्रेन गई तो मैं कहूंगा कि द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन चली गई थी कब, बिफोर, इससे पहले की he reached to station, he reached to, टू इसमें प्रयोग नहीं होगा भाई, ग्रामेटिकल एरर है यहाँ, सीधा स्टेशन होगा, he reached स्टेशन, he reached स्टेशन। तो हम कह रहे हैं कि साहब हेड प्लस V3 यानी परफेक्ट कहाँ आएगा, बिफोर से पहले, सेकंड साइड V2, सिंपल वाला। और यदि इसी को मेरे को आफ्टर से जोड़ना हो तो सेम क्लोज क्या बनेगा कि ही रीच्ड स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा, ही रीच्ड स्टेशन, आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, जब ट्रेन चली गई थी उसके बाद में, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। क्लियर, तो बिफोर और आफ्टर का प्रयोग किया जाता है कुछ इस प्रकार। दो एक्शन होती है पास्ट में, एक एक्शन परफेक्टली पूरी हो जाए तो दूसरी होती है, जो एक्शन परफेक्टली पूरी हो जाए वो हेड प्लस V3, फिर बिफोर, फिर सेकंड। ये कंस्ट्रक्शन ध्यान रखें। अब गैप फिलिंग में यदि ये पूछा जाता है तो कैसा, बहुत इजी काम है इसको पकड़ना कि सी हैड फिनिश्ड, आप तो हेड थर्ड देख लो कहां है, द वर्क ब्लैंक यू कैम, और आपको कह दिया जी भरो, देखते ही पता चल जाएगा यार क्या भरो इसके अंदर। ठीक है, आई कॉल्ड हर ब्लैंक सी हैड रीच्ड होम, वह
घर पहुंच गई। अब लगाओ जी। तो इन दोनों के अंदर हेड प्लस V3 की जो पोजीशन है वो ही बता देगी कि क्या लगाना है। आप ये देख लो, ब्लैंक के बाद में है तो बाद में के लिए आफ्टर, और ब्लैंक से पहले है तो पहले के लिए बिफोर। आप देखो इन दोनों में ही आगे एक क्लोज जुड़ रहा है, चाहे वो आफ्टर है आगे क्लोज जुड़ रहा है। तो बिफोर और आफ्टर के साथ जब क्लोज जुड़ता है तब तो बन रहा है एडवर्बियल क्लोज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बाकी बिफोर तो टाइम के लिए भी लगता है कि ही मेट मी बिफोर 2 days, वहां बिफोर प्रेपोजिशन, बिफोर 2 days में बिफोर प्रेपोजिशन है, लेकिन बिफोर के साथ कोई क्लोज जुड़ाइए। ठीक वो बात है जो आपने टिल, अनटिल, अप टू इन सब में अभी की। तो बिफोर के साथ यदि टाइम आ रहा है तब वो बन रहा है बिफोर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बनता है तो वाक्य पर क्या इफेक्ट होता है ये बाद में देखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बिफोर के आगे क्लोज पड़ा है तो ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके साथ जुड़ा हुआ क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये क्लोज एक एडवर्बियल क्लोज बनता है। ये सारी बातें वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। ओके, तो ये था बिफोर और आफ्टर का यूज। चलिए, बिफोर और आफ्टर के बाद हम बात कर लेते हैं, अब एक बार उस पर सारा वर्क कर लेते हैं। यस, ठीक है, यस, चलो जी, एज सुन एज वाला सारा वर्क देख लिया जाए। कम, अब बहुत विशेष 2 कंजंक्शन आप देखने जा रहे हो। देखो एंड, हालांकि एंड का प्रयोग अभी हम यहां जो देख रहे हैं एडवर्बियल क्लोज नहीं बनाता है। एंड एडवर्बियल क्लोज बनाने के बजाय एक दूसरे प्रकार का सेंटेंस बनाता है। कंजंक्शन में हम देखेंगे और सिंथेसिस में हम देखेंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं, एंड को देखना इसलिए जरूरी है कि साथ में मैं कह रहा हूं कंजंक्शन भी हो रहा है। जब 2 एक्शन होती है, देखना, शीतल रीच्ड होम, सी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई। जब 2 एक्शन, सारे कंजंक्शन एक साथ देख रहे हैं, लास्ट 10 से 15 मिनट का सेशन रहने वाला है, और ये वाली जो स्लाइड है कंजंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है। देखना, जब 2 एक्शन सेम टेंस में होती है, सेम टाइम पर होती है, एक काम हुआ तुरंत क्विक इफेक्ट दूसरी एक्शन पे रहता है। ये समझना, क्विक इफेक्ट। क्विक इफेक्ट क्या कि ये हुआ और तुरंत दूसरा काम हुआ। ठीक है, मैंने यहां लाइन खींची और देखो तुरंत से लाइन ड्रॉ हो गई, समझना। ओके, तो मैंने स्विच ऑन किया कि पंखा चलने लगा, तुरंत क्विक एक्शन। लेकिन पहले ये एक्शन हुई तब तुरंत दूसरी एक्शन। ऐसी एक्शंस को जोड़ने के लिए सबसे पहला कंजंक्शन लगता है एंड। तो हम कहते हैं एंड से यदि जोड़ना पड़े तो वाक्य क्या बना, हमारा वाक्य हुआ कि शीतल रीच्ड होम एंड शी वेंट टू स्लीप। लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लोजेस बनते हैं दोनों जब एंड से जुड़ते हैं, कि शीतल रीच्ड होम अपना पूरा अर्थ दे रही और वह सोने चली गई अपना पूरा अर्थ दे रहा है। दोनों वाक्य अपना अलग अलग सेपरेट अर्थ देते हैं, एक दूसरे पर कहीं डिपेंड नहीं है। कब, जब किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े। ठीक है, तो आपने क्लोज में फर्स्ट में ही जो देखा था, फर्स्ट बेसिक वाला, एंड से जुड़ा हुआ क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड होता है और वाक्य कंपाउंड सेंटेंस बनता है। लेकिन यदि हमें इन दोनों वाक्यों को बनाना हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब बात आ जाए, यदि हमको ये बनाना हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, तो हम एडवर्बियल क्लोज बनाएंगे। और वो एडवर्बियल क्लोज किन किन से बन सकता है, 3 कंजंक्शन है। सबसे पहला है एज सून एज से यदि वाक्य जुड़ेगा तो हम कहेंगे कि जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही शीतल रीच्ड होम, रीच्ड होम। अब इसको बोल के देख लो, अपने आप डिपेंडेंसी पता चल जाएगी कि जैसे ही शीतल घर पहुंची, तो ये तो नहीं आएगा तब तक ये अर्थ ही नहीं बनाएगा। आप इसको यहां पूरा नहीं कर सकते हो, मतलब डिपेंडेंट है ये कहीं ना कहीं। जब एज सुन एज से जुड़ा तो जैसे ही शीतल घर पहुंची, एज सुन एज शीतल रीच्ड होम, अगला वाक्य जोड़ दो, शी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई। शी वेंट टू स्लीप।
ओके, अब गैप में कैसे पूछा जा सकता है, गैप फिलिंग में खालिस्तान दे दिया और ये वाक्य आ गया। अब देखेंगे दोनों वाक्य सेम टेंस में होंगे और सीधा यदि पहले वाले वाक्य के तो आप जैसे ही के अर्थ में जोड़ोगे एज सुन एज। दूसरा देखो जी, दूसरा यहां लग सकता है क्या, नो सुनर डेस THAN देन, गौर से ध्यान रखना, नो सुनर देन कि शीतल घर पहुंची नहीं और वह सोने चलेगी। शीतल घर पहुंची नहीं कि वह सोने चलेगी, मतलब तुरंत होते ही पहला काम दूसरा काम हो गया। तो हम कहेंगे कि नो सुनर, अब समझना नो सुनर का कंस्ट्रक्शन, जब नो सुनर से वाक्य जुड़ता है तो ये रीच्ड अलग नहीं बनेगा कि नो सुनर शीतल रीच्ड होम, इसकी ऑक्सिलरी टूटेगी। ये रीच्ड पास्ट में बन रहा है तो पास्ट में इसमें से निकलती है डिड, और जब डिड निकल जाती है तो यहाँ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म रह जाती है। नेगेटिव वाक्य में डिड निकलता है ना, तो नो सुनर नेगेटिव बना रहा है, तो हम कहेंगे नो सुनर डिड शीतल, बस ये यही स्पेशल बन जाता है और ये फर्स्ट फॉर्म रीच होम। आगे वाले वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज ये वाक्य क्यों का क्यों, शी वेंट टू स्लीप। ओके, और फुल स्टॉप लग जाएगा, यहां भी ये वाक्य क्यों का, यानी ये वाक्य कॉमन है, ये वाला वाक्य दोनों में आगे यूं ही लगेगा। ओके, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन टूटा उसका ध्यान रखना, रीच्ड है तो रीच में से डिड निकल के फिर फर्स्ट फॉर्म बनेगी नो सुनर के यूज में, और आगे ये वाक्य जुड़ने से पहले देन THAN ये जुड़ेगा, देन के बाद में ये वाक्य देन शी वेंट टू स्लीप। नो सुनर पहले क्लॉज के साथ, देन दूसरे क्लॉज के साथ, ये रहेगा नो सुनर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसके बाद में आता है एक इसका हार्डली व्हेन। देखो आपको जनरल एग्जाम्स में तो बहुत इजी सा काम पूछा जाता है, गैप फिलिंग में यदि पूछा जाए तो हार्डली दिया हुआ है, वेन पूछ लिया जाता है, वेन पूछ दिया रहता है, हार्डली पूछ लिया जाता है, नो सुनर दिया रहता है, देन पूछ लिया जाता है ना, देन दिया रहता है, नो सुनर पूछ लिया जाता है, कुछ नहीं दिया हुआ है, एक ओनली खालिस्तान है, एज सुन एज पूछ लिया जाता है। ये एक दूसरे की पहचान होती है, वो तब आपको बहुत इजीली पकड़ में रह जाती है जब आप वाक्य के कंस्ट्रक्शन तक काम किए रहते हो। क्योंकि किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, यदि आप किसी जंगल में हिरण का शिकार करने के लिए जा रहे हो तो शेर का शिकार करने का सामान आपके पास होना चाहिए, वरना शिकार करके नहीं, संभावना है कि शिकार होके आ जाओ। यानी ये कि हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए, एंड देन ये पूरी तैयारी के ऊपर हम काम करें, फिर यदि गैप फीलिंग आया तो उसको तो यूं किक मारेंगे कि अरे यार तू कहां से आया, है ना। चलिए हार्डली वेन से इन्हीं दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, हार्डली, हार्डली इसको इसी में लिख लेते हैं। अब हार्डली के अंदर ध्यान रखना, हार्डली प्रीफर करता है अपने साथ इस टेंस को हैड प्लस V3 में तोड़ने के लिए, हैड प्लस V3 में तोड़, तो ये कहता है कि हार्डली हैड शीतल रीच्ड होम, हार्डली हैड शीतल रीच्ड होम, शीतल मुश्किल ही घर पहुंची ही थी, कब, व्हेन, और व्हेन के आगे यही वाक्य शी वेंट टू स्लीप। बस अब खालिस्तान में दिया रहे, ये खालिस्तान देकर के व्हेन दिया हुआ है तो हार्डली का होगा हार्डली व्हेन, हार्डली देकर के आगे वाला पूछा हुआ है व्हेन, और सीधा कंस्ट्रक्शन रहे तो दोनों वाक्यों को आप कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, एक नजर पॉज करके इसको यहां देख लीजिएगा, इसके जस्ट आगे में इसकी एक एक्सरसाइज ले रहा हूं, वापस ऐसे ही दो वाक्य लेते हैं, इनको आपको किससे जोड़ना है, एज सुन एज से, नो सुनर देन से, हार्डली वेन से, तीनों से जोड़ के रखना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, स्टार्ट करते हैं, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, चलिए वाक्य है कि आई रीच्ड माई ऑफिस, माई स्कूल कर लो, आई रीच्ड माई स्कूल the peon
रैंग द बेल। मैं स्कूल पहुंचा, तुरंत ये काम हुआ कि पियोन ने घंटी बजा दी। इन दोनों को आप जोड़े, पहला एज सून एज से, दूसरा नो सूनर देन से, और तीसरा हार्डली व्हेन से। ठीक है, यहाँ इसका एक एक ही वाक्य एग्जाम्पल में देख रहे हैं। बाकी अपना जो सेशन रहेगा, एक्सरसाइज सेशन हम अलग इसीलिए कर रहे हैं कि एक बार लर्निंग ट्यूटोरियल सेशन कंप्लीट करके फिर एक्सरसाइज पे उतरे। यहाँ हल्की हल्की एक्सरसाइज करें। तो आपने यदि जोड़ दिया है तो देखिएगा वाक्य बनेगा एज सुन एज, एज सुन एज, पहला पूरा क्लॉज, ठीक है, और सीधा द पियोन रैंग द बेल। वाक्य बनेगा एज सुन एज आई रीच्ड माई स्कूल द पियोन रैंग द बेल, सीधा। ओके, नो सूनर देन, नो सूनर में वाक्य बनेगा नो सूनर, अब देखो ये टूटेगा, रीच्ड है तो डिड आई और रीच माई स्कूल, बस ये स्पेशल है इसके अंदर, माई स्कूल, और नो सूनर के साथ देन लगाओगे और देन द पियोन रैंग द बेल। डन। और हार्डली वेन से यदि आपने जोड़ा है तो हमने कहा हेड प्लस V3 में इसको तोड़ेगा तो हम कहेंगे हार्डली, हार्डली पहले काम क्या हुआ ये वाला, तो हार्डली हैड आई, थर्ड फॉर्म रीच्ड, हार्डली हैड आई रीच्ड माई स्कूल, माई स्कूल। अब इसके साथ क्या लगेगा, व्हेन लगेगा, व्हेन द पियोन रैंग द बेल। ये तीनों का कंस्ट्रक्शन वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, एडवर्बियल क्लोज का तरीका बनता है। ओके, चलिए जी साहब, स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं इसके बाद में, और ये देखते हैं आपने कितना कुछ देख लिया है। आ जाइए, आपने लगभग कंप्लीट कर लिया है, हार्डली स्केसली बाय द टाइम। ये सारा टाइम से संबंधित जितने भी कंजंक्शंस यूज लिए जाते हैं ये सारे आपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अंदर हो सकता है आपको ये दिखाई दे, अरे आप सिंस, सर ये सिंस नहीं हुआ ना, है ना। चलो सिंस और बचे हुए, इनमें 5 मिनट लगेंगे, लेस रीजन इनमें आपको पता ही है, कोई विशेष टाइम नहीं लगना है, तो इसी स्लाइड में आप इसको पूरा कर सकते हैं। चलो आ जाओ, तो इस स्लाइड में नहीं, सिंस का अलग ही ले लेते हैं ताकि आपको भी ध्यान में रहे कि हम कहाँ तक क्या, और सारा वर्क आपको वैसे भी मिलेगा PDF के अंदर भी। ओके, तो सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखना एक वाक्य है कि he has been living here, वह यहाँ रह रहा है since 1999। अब सीधा सा मुझे ये बता दीजिए यहाँ सिंस कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन। आप टिल अनटिल पर काम करके आए हो तो आप निश्चित रूप से कह देंगे सर यहाँ पर जो सिंस बन रहा है वह एक प्रेपोजिशन। ठीक है, अब ये कहा जाए इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में, देखना मिस्टर शर्मा इज वर्किंग हियर, मिस्टर शर्मा यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, ही केम हियर, मिस्टर शर्मा यहाँ काम कर रहे हैं सिंस 1999। ये वाक्य यहाँ से आगे जुड़ रहा है ये कि मिस्टर शर्मा यहाँ सिंस 1999 काम कर रहे हैं, यहाँ प्रेपोजिशन का यूज है, और ही केम हियर इन 1999, वह यहाँ आए भी कब, 1999 में आए। 2 वाक्य हैं, इसके अंदर सिंस का प्रयोग प्रेपोजिशन की तरह हो रहा है। अब यदि मुझे कंजंक्शन की तरह इसका यूज करना है तो मैं ये कहूंगा कि मिस्टर शर्मा यहाँ काम कर रहे हैं कब से, जब से वह यहाँ आए, 1999 में आए, 1999 से काम कर रहे हैं, जब से वह यहाँ आए तब से ही काम कर रहे हैं,
तो सिंस का प्रयोग होता है तो वाक्य के अंदर ये इज वर्किंग की जगह तो पहले से ऑलरेडी आपको हैज बीन वर्किंग ही दिया रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है टेंस। तो ऐसे वाक्यों को यदि जोड़ना पड़े तो हम सीधा सीधा कहेंगे साहब कि मिस्टर शर्मा हैज बीन वर्किंग हियर। अब सिंस के आगे 1999 जोड़ने के बजाय वही टिल वाली बात है कि कब से, जब से कि वह यहां आए, न तो ये 1999 न ये 19, ये हो गया सिंस ही केम हियर। अब देखो सिंस के आगे क्या जुड़ा है, तो सिंस के आगे तो एक क्लॉज जुड़ा है, बस क्लॉज जुड़ते ही एडवर्बियल क्लॉज बन गया, वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से जो सिंस का प्रयोग टाइम के लिए होता है, प्रेपोजिशन, वहीं यदि उस टाइम में होने वाली एक्शन को आपने डाल दिया देन ये हो गया एडवर्बियल क्लॉज। ये तो है आपका सिंस का प्रयोग, ठीक है। चलिए जी, प्लेस और रीजन। प्लेस के लिए आपने देखा वेयर या वेयर एवर, ठीक है। बस अंतर ये देखना है कि ये वेयर आपके वाक्य को एडजेक्टिव क्लोज कब बना देता है और एडवर्बियल क्लोज कब बनता है। देखना, एक वाक्य है कि हितेश lives in Jaipur. His parents live there. समझना, एक देर किसी स्थान के लिए आपकी जगह बताने वाला एक वर्ड आया देर। देर क्या है, जयपुर। तो हम इस देर को हटाएंगे, पूरे क्लोज के साथ वेयर जोड़ेंगे और वेयर हिज पेरेंट्स लिव, कहाँ रहते हैं, जयपुर। इस जयपुर के आगे ले गए। तो जब हमने इस वाक्य को यूं बनाया था कि हितेश लिव्स इन जयपुर, नाउन रखा हुआ है जयपुर। अब इस नाउन जयपुर को एक्सप्लेन कर रहा है ये क्लॉज वेयर हिज पेरेंट्स लिव, वेयर हिज पेरेंट्स लिव। यहां तो ये बन रहा है वेयर के साथ एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन जयपुर को ये वाक्य मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। लेकिन एक वाक्य देखना, क्या कि यू लिव एट ए हाउस, चाहे एट ए हाउस है, इन जयपुर है, कुछ भी है, ठीक है। प्लीज, कृपया, टेक मी, मुझे लेके चलो, देयर, वहां, मुझे वहां लेकर के चलो। इस वाक्य के अंदर भी मैं इस जयपुर को यदि हटा देता हूं, ठीक है, तो ये वाक्य आपका एडवर्बियल क्लोज बन जाएगा। ऐसा ही काम इसके अंदर होगा, ये दोनों काम देखना। यू लिव एट अ होम, प्लीज टेक मी देयर। अब इस वाक्य में मैं यदि ये बनाता हूं कि कृपया मुझे वहां लेके चलो जहां तुम रहते हो, उसके अंदर एक घर गायब हो जाएगा, नाउन गायब हो जाएगा। तो वाक्य क्या बनेगा, वाक्य होगा जी प्लीज, कृपया, टेक मी, मुझे लेके चलो, उस घर में नहीं, ठीक है, टू द हाउस वेयर। द हाउस लगा करके फिर आपने वेयर रख दिया ना, तब तो द हाउस को मॉडिफाई करेगा वो वाक्य। लेकिन आपने सीधा कहा मुझे वहां लेके चलो वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो। यहां देखो टेक के आगे सीधा आप वेयर अप्लाई कर रहे हो, बीच में वो घर जो है वो नाउन के रूप में नहीं आ रहा। ऐसे में तो ये बना एडवर्बियल क्लोज। और यदि हमने इसको यूं बना दिया कि प्लीज टेक मी टू, कहां, द होम, जब आगे एडवर्बियल क्लोज जुड़ता है तो ए का द बन जाता है, ये आप कल देख चुके हो। प्लीज टेक मी टू द होम, आपने नाउन रख दिया है, अब होम के लिए आप कहते हो वेयर यू लिव। ये वाला वाक्य आपका एडजेक्टिव क्लोज बन, नाउन रख करके वेयर लगा रहे हो, एडजेक्टिव क्लोज, एंड डायरेक्टली अप्लाई ऑन वर्ब, एडवर्बियल क्लोज। इस हिसाब से तो सर इसको भी तो हम बना सकते हैं, ये वाले को, इसको, हितेश वाले वाक्य को हमने अभी भी बात की थी, ये बनाते हैं ना। देखना, हितेश लिव्स, हितेश रहता है कहां, इन जयपुर नहीं लिखा जाएगा, अब कहां का उत्तर सीधा आप लिखो वेयर, जहां हिज पेरेंट्स, जहां उसके माता पिता रहते हैं। अब वो जगह जयपुर है, दिल्ली है, अजमेर है, बीकानेर, जहां भी उसके माता पिता रहते हैं वहां हितेश रहता है। ये वाक्य बना एडवर्बियल क्लॉज।
ओके साथियों, ये हुआ आपका समय के लिए वेर, और वेर एवर प्लेस प्लेस प्लस एवरी का सेंस, प्लेस प्लस एवरी का सेंस कि वेरेवर गांधी वेंट, जहां कहीं गांधी गया, जहां कहीं भी गांधी गया, ही वॉज वेलकम्ड, उसका स्वागत किया गया। तो ये जहां के साथ कहीं का सेंस वेयर के साथ एवर दे देता है, वाक्य वही है, वेरेवर गांधी वेंट, जहां कहीं भी गांधी गया, वेरेवर के साथ जुड़ा हुआ क्लोज एडवर्बियल क्लोज है। डिपेंडेंट पक्का होगा बोल के देख लो, जहां कहीं भी गांधी गया तो प्रिंसिपल क्लोज की जरूरत पड़ेगी, भाई उसका स्वागत किया गया, है ना। चलो, और उसके बाद प्लेस के बाद रीजन वाले जो आते हैं वो बहुत नॉर्मल से आपके कंजंक्शन बन जाते हैं। रीजन दिखाने के लिए सबसे बड़ा तो है बिकॉज। अब जैसे बिकॉज काम में लिया जाता है, उसी बिकॉज की जगह पर एज भी लग सकता है, सिंस भी लग सकता है, फॉर भी लग सकता है। जैसे ये लगता है वैसे ही ये लगता है, और इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। रीजन, कारण, दो वाक्य होते हैं, दोनों में से एक वाक्य में कारण दिया रहता है, ठीक है। जैसे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, ही वांटेड सम मनी, ही वांटेड सम मनी, वह कुछ धन चाहता। तो कारण जिसमें उसमें बिकॉज लगा दो, जहां बिकॉज लगा रहे हो वहीं एज लगेगा, वहीं सिंस लगेगा, ठीक है, और वहीं फॉर लगेगा। तो वाक्य क्या बन गया, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, बिकॉज ही वांटेड, यहां पर ये बिकॉज का हो गया क्योंकि ही वांटेड समवन, ही वांटेड समवन। तो रीजन वाले ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, बिकॉज आई वो बहुत छठी क्लास से देखते आ रहे हो आप बिकॉज को, तो आई कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, है ना। सो भी आएगा अभी, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल, वो भी अभी आगे आएगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं ओनली बिकॉज तक का सेंस। तो आज आपने ऑपरेट किया है टाइपरे को। एक दफा मैं फिर से आपको फर्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ कि यहाँ तक का जितना वर्क किया ना साथियों, आपको क्लोज और एडवर्बियल क्लोज दोबारा जिंदगी में कहीं बहुत कंफ्यूजन के साथ कहीं नहीं देखने पड़े। आप बहुत अच्छे से इसको यहीं पर क्लियर कर लें। मैंने पहले कह दिया था कि एक बार की जगह हो सकता है दो बार आपको देखना पड़ जाए, बिकॉज द टारगेट इज एडवर्बियल क्लोज। यहाँ इतना सा देखा, बस इसको परफेक्टली पूरा कर, दोबारा जिंदगी में कभी देखने की जहां भी जरूरत पड़े यूं रहे कि यार ये तो हमारा +2 से ही तैयार है, ये तो हमने बहुत पहले ही तैयार कर दिया, ये तो हमने अचीवर्स चॉइस पर कब का ही देख लिया है, उस हिसाब से तैयार करें। तो टाइपरे जो आपने ऑपरेट किया, टाइपरे के अंदर टाइम बताने वाले जितने भी कंजंक्शंस एक एक करके देखे, पी फॉर प्लेस बताने वाले वेर वेरेवर आपने देखे, रे के अंदर रे फॉर रीजन REASON रीजन बताने वाले आपने सारे देखे। इन सभी के प्रयोग के साथ एडवर्बियल क्लोज बनता है। वापस उन बातों को ध्यान में रखना, एडवर्बियल क्लोज बनता है, ये डिपेंडेंट क्लोज होता है, जिस क्लोज में जाके जुड़ता है वो प्रिंसिपल क्लोज बनता है, एंड होल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ओके, चलिए जी। अब गैप फिलिंग के अंदर ये सारी बातें कैसे पूछी जाती है, उसके लिए अंतिम 5 मिनट लास्ट आपके सामने 5 वाक्य है। आज आपने जितने भी कंजंक्शंस देखे हैं उनमें से जो मर्जी है वो इनमें से फिल कीजिए, पॉज कीजिए, अपने आंसर्स लिखिए एंड सॉल्यूशन देखिए। शी केम टू मी, आई वॉज स्लीपिंग। हम कहेंगे जी देखो, when she came to me V2, I worked at PM तक, टिल भी सही है, अनटिल भी सही। क्या बाई हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। आई वर्क ब्लैंक, माई फादर कॉल्ड मी फॉर डिनर, अगेन वही बात है, टिल हो सकता है, अनटिल हो सकता है। यहां ये टिल और अनटिल प्रेपोजिशन बन रहे हैं, लेकिन यहां टिल और अनटिल कंजंक्शन बन रहे। शी कुड नॉट आंसर, वह आंसर नहीं दे सकी। शी हैड नॉट लर्न द चैप्टर, उसने चैप्टर लर्न ही नहीं किया था। तो रीजन दिया जा रहा आगे, बिकॉज लगा दो, एज लगा दो, सिंस लगा दो, फॉर लगा दो। सिंस और फॉर का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में, बिकॉज के अर्थ में भी किया जाए। ऑप्शनल पेपर हो तो इनमें से कोई सा एक ऑप्शन दिया रहेगा, अदरवाइज सारे सही। रोशन हैड फिनिश्ड द वर्क, द टीचर केम,
पीछे हेड थर्ड, आगे V2, बिफोर लगा दिया जी, क्योंकि इससे पहले हेड थर्ड, यदि हेड थर्ड वाला वाक्य यहां होता तो हम आफ्टर लगाते। ओके, एंड द लास्ट वन इज 6 to 10 गैप फिलिंग एक बार कर लीजिए, जितना पढ़ा उसका एक कंक्लूजन तो यही पूरा हो जाए, देन हम यही काम एक्सरसाइज जो सेशन होगा उसमें भी करेंगे। उम्मीद आपने कर लिया है। आई रीच्ड, मैं पहुंचा, दे स्टार्टेड द पार्टी, कि भाई जैसे ही मैं पहुंचा, एज सुन एज आई रीच्ड दे स्टार्टेड द पार्टी। हार्डली के साथ है, हार्डली के साथ आप देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ वैन। ओके, नो सुनर के साथ आप देखो डिड प्लस तोड़ा हुआ है टी फर्स्ट फॉर्म में, दूसरी तरफ THAN देन, नो सुनर के साथ देन का जोड़ा होता है। द सोल्जर्स वेंट दे वर वेलकम, सोल्जर्स गए, जब सोल्जर्स गए उनका स्वागत किया गया, या जहां कहीं भी सोल्जर्स गए उनका स्वागत किया गया। ठीक है, तो हालांकि वेन भी अपन गलत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेटर तो यही है कि जहां कहीं भी, वेर एवर, वेर एवर द सोल्जर्स वेंट, जहां कहीं भी सोल्जर्स गए दे वर वेलकम। और इट इज फोली टू बी वाइज, ये बड़ी मूर्खता की बात है कि आप बुद्धिमान बने। ये क्या बात हो गई? थॉमस ग्रे ने एक बात कही है कि इट इज फोली टू बी वाइज, बहुत मूर्खता की बात है बुद्धिमान बनना। कहां? जहां इग्नोरेंस निवास करती है, जहां अनभिज्ञता अज्ञानता निवास करती है, वहां आप ज्ञान झाड़ो। तो मतलब आपको कहीं अपनी बात वहीं करनी चाहिए जहां कोई सुनने समझने वाला हो, सब नासमझों के बीच नहीं, ऐसे वैसे वैसे वहां आप मूर्ख हो जाते हो, इसलिए वहां चुप ही रहना चाहिए। सो इट इज फॉली टू बी वाइज, जहां इग्नोरेंस निवास करती है, और इस जहां के लिए हमने कहा वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस। इसी के साथ एडवर्बियल क्लोज का फर्स्ट पार्ट टाइप रे बोले तो टाई स्टैंड्स फॉर टाइम, पी प्लेस और रीजन, ये यहाँ कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं अगले सेशन के अंदर टाइप रे सी रिजल्ट पर मैन में सी के ऑपरेशन के साथ एडवर्बियल क्लोज के स्पेशल ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए अगले सेशन में पार्ट 2 में मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू।